लास्ट के क्लास में मैंने म्यूचुअलिज्म बताया था और उसके दो टाइप होते हैं, प्रोटो कोऑपरेशन और सिम्बायोसिस। और पिछले क्लास में मैंने प्रोटो कोऑपरेशन को आपके साथ जिक्र किया था और उसके 4 एग्जाम्पल को भी जिक्र किया था। आज हम लोगों को शुरू करना है सिम्बायोसिस। इसको हम लोग प्लस और प्लस से ही डिनोट करते हैं। इंग्लिश में सिम्बायोसिस का मीनिंग होता है दो लिविंग का साथ रहना। सिम का मतलब होता है साथ रहना, बायोसिस का मतलब होता है लिविंग का साथ रहना। दो लिविंग का साथ रहना सिम्बायोसिस है। लेकिन इकोलॉजी में इसका मीनिंग क्या होता है वो हम लोग अभी जिक्र करते हैं। सिम्बायोसिस क्या है, तो हम लोग कहते हैं सच टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन इन विच organism of both species are benefited but it is very close physical association. Such types of ecological interaction in which organism of both species are benefited but it is very close physical association. That is, on separation either organism of one species or organism of both species die. ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑफ बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड है, लेकिन ऑन सेपरेशन या तो ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज या तो ऑर्गेनिज्म ऑफ बोथ स्पीसीज दोनों का ही डेथ होगा। सेपरेट होने करने पे या तो एक का या तो ऑर्गेनिज्म ऑफ बोथ स्पीसीज का जब तक डेथ नहीं हुआ ना, तो ये सिम्बायोसिस नहीं है। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं इट इज ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। ये ट्रू वाला म्यूचुअलिज्म है, ऑलवेज वाला म्यूचुअलिज्म। इसके टोटल 10 एग्जाम्पल हम लोग जिक्र करेंगे, एक एक करके देखते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है लाइकेन, और इसमें दो पार्टनर होता है। एक का नाम है एल्गल पार्टनर और दूसरा है फंगल पार्टनर। एल्गल पार्टनर को हम लोग बोलते हैं फाइकोबायोन और फंगल पार्टनर को बोलते हैं माइकोबायोन। एल्गल पार्टनर का एग्जाम्पल होता है साइनोबैक्टीरिया और एल्गी, और माइकोबायोन का एग्जाम्पल होता है फंजाई। लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है साइनोबैक्टीरिया और फंजाई का, या हम लोग कहते हैं एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब एल्गी फोटोसिंथेसिस करके खाना बना करके फूड बना करके फंजाई को देता है, और फंजाई एल्गी को क्या देता है, शेल्टर, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर और ड्राई होने से प्रोटेक्शन देता है। तो दोनों को बेनिफिट, ये इसको खाना बना करके फूड देता है फोटोसिंथेसिस से, ये इसको शेल्टर देता है फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर, और ड्राई होने से प्रोटेक्शन देता है। दोनों को अगर मैं सेपरेट कर दूं लाइकेन में से, तो दोनों का ही डेथ हो जाएगा। सेपरेट करने के बाद दोनों का डेथ हो जाता है, इसलिए ये सिम्बायोसिस है। लेकिन हम लोग एल्गी को यहां कहते हैं कि एल्गी तुम ना स्लेव हो, सर्वेंट हो, दास हो, और फंजाई को कहते हैं कि तुम इसके मास्टर हो, ऑनर हो, मालिक हो, ये सब। लाइकेन में एल्गी को स्लेव क्यों कहते हैं, इसका दो रीजन है, और फंजाई को मास्टर क्यों कहते हैं, इसका दो रीजन है। क्योंकि लाइकेन में डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो फंजाई का है, इसलिए फंजाई मास्टर है, और रिड्यूस स्ट्रक्चर एल्गी का है, इसलिए वो स्लेव है। और दूसरी बात, जब रिप्रोडक्शन करने की बात आती है तो लाइकेन में फंजाई अपना रिप्रोडक्शन करता है और एल्गी के रिप्रोडक्शन को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। फंजाई का रिप्रोडक्शन होता है, एल्गी का रिप्रोडक्शन नहीं होता है लाइकेन में, इसलिए लोग इसको स्लेव और इसको मास्टर बोलते हैं। तो ऐसे इकोलॉजिकल इंटरेक्शन को ज्यादा अच्छा क्या बोलना चाहिए, तो यहां लिख रहा हूं
कि such types of symbiotic relation is called halotism. Such types of symbiotic relation is called halotism. लाइकेन में एल्गी और फंजाई के बीच के सिम्बायोटिक रिलेशन को क्या कहते हैं? हेलोटिज्म। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। ऐसे ऐसे और भी एग्जांपल लिखने हैं, तो मैं बोर्ड को क्लियर ही कर देता हूं बाकी एग्जांपल लिखने के लिए। सेकेंड एग्जांपल है माइकोराइजा। कहां पर? हायर रूट ऑफ हायर प्लांट। माइकोराइजा क्या है? सिम्बायोटिक फंगल एसोसिएशन है। रूट ऑफ हायर प्लांट को क्या देता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, और ये इसको क्या देता है? शेल्टर एंड फूड देता है। फंजाई को, माइकोराइजा को शेल्टर और फूड मिलता है और ये इसको वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है। आप लोग पढ़े होंगे कि फॉस्फेट के अपटेक में माइकोराइजा वाइटल रोल प्ले करता है। पाइनस के सीड जर्मिनेशन के लिए माइकोराइजा वाइटल रोल प्ले करता है। तो दोनों को बेनिफिट है, तो सिम्बायोटिक रिलेशन है। सेपरेट करने पे दोनों का डेथ हो जाएगा, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन। थर्ड एग्जांपल है राइजोबियम है। रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट, ये इसको क्या देता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। ये इसको क्या देता है? शेल्टर एंड फूड। राइजोबियम को शेल्टर और फूड मिलता है। एन ग्रुप का प्रोटीन और शेल्टर यानी फूड मिलता है और शेल्टर मिलता है, और ये इसको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। तो दोनों के बीच का सिम्बायोटिक रिलेशन। फोर्थ नंबर में है एनाबेना। इसे रख देता हूं एनाबेना है और एजोला। एजोला वाटर फर्न है और एनाबेना साइनोबैक्टीरिया है। एनाबेना साइनोबैक्टीरिया है, एजोला वाटर फर्न है। एनाबेना नाइट्रोजन फिक्स करके एजोला को देता है और एजोला इसको शेल्टर और फूड देता है। फिफ्थ एग्जांपल है एनाबेना और नॉस्टॉक। इसके साथ रूट ऑफ साइकिल, ये इसको क्या देगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करके ये इसको शेल्टर और फूड देगा। एनाबेना और नॉस्टॉक है, ये नाइट्रोजन फिक्स करके कोराइडल रूट ऑफ साइकस के साथ एसोसिएशन बनाता है और नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, ये इसको शेल्टर और फूड देता है। 6 नंबर में है माइक्रोब्स। कैटल एलिमेंट्री कैनाल, ये इसको क्या देगा? सेलुलोज डाइजेशन, और ये इसको क्या देगा? कैटल क्या देगा? शेल्टर एंड फूड। कैटल शेल्टर और फूड देगा माइक्रोब्स को, और माइक्रोब्स क्या देगा? सेलुलोज का डाइजेशन करके देगा।
लोफोमोनास है कहां पे, वुडरॉच एलिमेंट्री कैनाल में। सेम चीज है, लोफोमोनास प्रोटोजुआ है, वुडरॉट इंसेक्टा क्लास अर्थोपोडा फाइलम का एनिमल है। ये इसको सेल्लोज का डाइजेशन करके देगा, ये इसको शेल्टर और फूड देगा। ट्राइकोनिम्फा है टर्माइड्स एलिमेंट्री कैनाल, ये इसको क्या देगा, सेल्लोज का डाइजेशन, और ये इसको शेल्टर और फूड देगा। ट्राइकोनिम्फा क्या है, प्रोटोजुआ है, सेल्लोज का डाइजेशन प्रोटोजुआ ही मेनली करते हैं, और उधर जो है टर्माइड्स जो है ये ऑर्थोपोडा का एनिमल है, सेल्लोज का डाइजेशन करके देगा टर्माइड को, टर्माइड इसको शेल्टर और फूड देगा। ये 8वां नंबर तक एग्जाम्पल है। दो और एग्जाम्पल लिख रहा हूं इसका। एट नंबर में है जू क्लोरेला और जूजेंथेला कहाँ है, हाइड्रा एलिमेंट्री कैनाल। जू क्लोरेला और जूजेंथेला है हाइड्रा एलिमेंट्री कैनाल। ये इसको क्या देगा, फूड देगा, फोटोसिंथेसिस, और ये इसको क्या देगा, शेल्टर, वाटर और प्रोटेक्शन। जू क्लोरेला और जूजेंथेला ना इंडोजोइक एनिमल है, एल्गी है, इंडोजोइक एल्गी है जो एनिमल के बॉडी के अंदर होता है, तो हाइड्रा के एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस करके हाइड्रा को खाना खिलाता है। हाइड्रा इसको शेल्टर देता है, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर, और ड्राई होने से प्रोटेक्शन देता है। और ये 9th नंबर था। 10th नंबर है इसका इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर और इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर जो है इंसेक्ट को नेक्टर और पॉलन देता है, और ये इसको पॉलिनेशन करके देता है। इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर इंसेक्ट को नेक्टर और पॉलन देता है, और ये इसको पॉलिनेशन करके देता है। तो हम लोग कहते हैं कि इसमें से किसी एक को सेपरेट होने पे दोनों का डेथ हो जाएगा। आप लोग रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में पढ़े होंगे फ्लावरिंग प्लांट में कि इंसेक्ट जो पॉलिनेशन करती है तो प्लांट उसको रिवार्ड देता है, तो रिवार्ड में नेक्टर और पॉलन होता है, तो दोनों को बेनिफिट है। अगर सेपरेट कर दिया जाए तो दोनों का डेथ हो जाएगा। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल जिक्र करता हूं जो हमने या आपने पढ़ा भी होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, तो इसका कुछ एग्जाम्पल मैं डिस्कस करता हूं। जैसे ओफायरस ऑर्किड इज पॉलिनेटेड बाय मेल मॉथ कॉल्ड सूडोकॉपलेशन मेथड ऑफ पॉलिनेशन। ओफायरस ऑर्किड के जो फ्लावर होते हैं वो फीमेल मॉथ के जैसा लगता है, और मेल मॉथ को लगता है ये फ्लावर क्या है, फीमेल है, तो उसके ऊपर बैठ जाती है, पॉलिनेशन करती है, उसको लगता है कि वो कॉपुलेशन करने के लिए बैठी है, लेकिन वो होता है पॉलिनेशन। तो इस मेथड को कहते हैं सूडो कॉपुलेशन मेथड ऑफ पॉलिनेशन। मैंने क्या बोला, ओफायरस ऑर्किड इज पॉलिनेटेड बाय मेल मॉथ, ये क्या है, एक टाइप का सूडो कॉपुलेशन मेथड ऑफ पॉलिनेशन। दूसरा है युक्का इज पॉलिनेटेड बाय प्रोनुबा युक्का इंसेक्ट,
और इसको कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन टाइप मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन। युक्का फ्लावर में पॉलिनेशन करती है प्रोनुबा युक्का इंसेक्ट, और वो अपने एग को युक्का फ्लावर के ओवरी में लेकर के चली जाती है। लार्वल डेवलपमेंट जो प्रोनुबा युक्का इंसेक्ट का होता है वो युक्का फ्लावर के ओवरी में होता है, और पॉलिनेशन भी इंसेक्ट करती है। तो इंसेक्ट का लार्वल डेवलपमेंट प्लांट करता है और प्लांट में इंसेक्ट पॉलिनेशन करता है, तो दोनों को बेनिफिट है। तो इसको कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन टाइप पॉलिनेशन कहते हैं। फिर हम लोग कहते हैं फिग इज पॉलिनेटेड बाय ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट। फिग पॉलिनेट होते हैं ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट से, इसको कहते हैं ट्रैप डोर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन। ये सब आप लोग रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में पढ़ चुके होंगे। फिर हम लोग कहते हैं साल्विया इज पॉलिनेटेड बाय लीवर और टर्न पाइप मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन, उससे पॉलिनेट होता है। और कैलोट्रोपिस इज पॉलिनेटेड बाय ट्रांसलेटर और क्लिप मेथड ऑफ पॉलिनेशन। तो हम लोग कहते हैं ये सब इस 10th एग्जाम्पल के 5 एग्जाम्पल हमने आपसे जिक्र किया। ऑफाइरस ऑर्किड इज पॉलिनेटेड बाय मेल मॉथ, तो इसको कहते हैं सूडो कॉपुलेशन मेथड ऑफ पॉलिनेशन। युक्का इज पॉलिनेटेड बाय प्रोनुबा युक्का इंसेक्ट, इसको कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन टाइप पॉलिनेशन। फिग इज पॉलिनेटेड बाय ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट, इसको कहते हैं ट्रैप डोर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन। साल्विया इज पॉलिनेटेड बाय लीवर और टर्न पाइप मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन। कैलोट्रोपिस इज पॉलिनेटेड बाय ट्रांसलेटर और क्लिप मेथड ऑफ पॉलिनेशन। ये इसके एग्जांपल थे। इसी के साथ सिम्बायोसिस खत्म होता है। और 6th नंबर में हम लोग देखते हैं वो है पैरासिटिज्म। म्यूचुअलिज्म के बाद पैरासिटिज्म, इसको डिनोट करते हैं प्लस और माइनस। पैरासिटिज्म क्या है? तो सच टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज ऑब्टेन फूड डायरेक्टली फ्रॉम ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर स्पीसीज। ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज उसी को पैरासाइट कहते हैं। ऑब्टेन फूड डायरेक्टली फ्रॉम ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर स्पीसीज, जिसको होस्ट कहते हैं, होस्ट से डायरेक्ट खाना लेता है, तो उसी को पैरासिटिज्म कहते हैं। Host cannot be free from parasite because both host and parasite have co-evolution, and during evolution host develop power to reject the parasite, but parasite develop power to neutralize the rejection of host. होस्ट कभी भी पैरासाइट से फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि होस्ट और पैरासाइट का को-इवोल्यूशन है, और इवोल्यूशन के टाइम में होस्ट ने कई बार पैरासाइट को रिजेक्ट किया। होस्ट ने कई बार पैरासाइट को रिजेक्ट किया, लेकिन पैरासाइट ने उसके रिजेक्शन को न्यूट्रलाइज करके उसके साथ लगा हुआ रहा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म का। आप लोग जानते होंगे कि कोयल ना नेस्ट नहीं बनाती है, कौवे के नेस्ट पे कब्जा कर लेती है। कोयल नेस्ट नहीं बनाती है, कौवे के नेस्ट पे कब्जा कर लेती है। तो कौवा क्या करता है, जैसे भी कोई भी बर्ड होती है, मेल और फीमेल मैटिंग करती है, तो वो नया सा नेस्ट बनाती है। नए नेस्ट में ही 2 एग को ले करती है या एग को ले करती है, और जब उससे बच्चे हैच हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो नया वाला नेस्ट बच्चों का हो जाता है। पेरेंट्स अपने पुराने वाले नेस्ट में होते हैं। मैटिंग करने के बाद ही बर्ड नेस्ट बनाती है। लेकिन यहाँ कौवा और कोयल वाली बात क्या है ब्रूड पैरासिटिज्म का, कि कौवे ने मैटिंग किया और मेल और फीमेल मिलकर के नेस्ट बनाए। फीमेल ने एग को ले किया नेस्ट में, कोयल आकर के देखी एग लेकर दी है, कोयल ने कौवे के एग को बाहर फेंक दी नेस्ट से और अपना एग ले कर देती। अब उस अंडे का साइज सेम है, शेप सेम है, कलर सेम। कौवा आया, देखा कि एग वहीं पड़ा हुआ। कौवा आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि ये एग बदल चुका है। कौवा ने उस एग को अपने एग के जैसे ब्रूडिंग किया। जब एग से बच्चे हैच किए तो उसके बॉडी पे तो फैदर नहीं होता है, तो कौवा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि ये अपना बच्चा नहीं है, कोयल का बच्चा है। कौवे ने उसे अपने बच्चे की तरह से केयर किया, फूड दिया, बड़ा दिया। लेकिन जब वो बच्चा बोलना शुरू किया तो कौवे को लगा कि ये अपना बच्चा नहीं है, कोयल का बच्चा है, नेस्ट छोड़ करके भाग गया। अब सोचिए कोयल के बच्चे को क्या मिला, नेस्ट मिला और ब्रूडिंग की हुआ। तो कौवा क्या है यहाँ पे, होस्ट,
कोयल क्या है यहाँ पे? पैरासाइट। कौवा उस कोयल से पीछा छुड़वाने के बहुत सारे कोशिश किए। कौवा ने अपना ब्रीडिंग सीजन बदल लिया कि मुझे इस सीजन में ब्रीड ही नहीं करना है। कोयल ने भी ब्रीडिंग सीजन बदल लिया। कौवा ब्रीड कब करता है? जब स्प्रिंग समर में चेंज होता है, स्प्रिंग समर में चेंज होता है तभी ब्रीड करता है। कोयल ने भी अपना ब्रीडिंग सीजन बदल दिया। कौवे ने एग के कलर को बदल दिया, कोयल ने भी एग के कलर को बदल दिया। कौवे ने एग के शेप को बदल दिया, कोयल ने भी बदल दिया। कौवे ने एग के साइज को बदल दिया, कोयल ने भी बदल दिया। आपने देखा इवोल्यूशन में कौवा ने कई बार कोयल को रिजेक्ट करने का कोशिश किया, लेकिन कोयल ने उसके रिजेक्शन को न्यूट्रलाइज करके उसके साथ जुड़ा रहा। इसलिए हम लोग कहते हैं होस्ट कभी भी पैरासाइट से फ्री नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का कोई इवोल्यूशन है। और इवोल्यूशन के टाइम होस्ट ने पैरासाइट को रिजेक्ट किया, लेकिन पैरासाइट भी रिजेक्शन को न्यूट्रलाइज करके साथ लगा होता है। इसलिए होस्ट पैरासाइट से कभी भी फ्री नहीं हो सकता। एक होता है आइडियल पैरासाइट। आइडियल पैरासाइट क्या होता है? तो हम लोग कहते हैं दोज पैरासाइट which causes minimum harm to their host and they want host survive longer। आइडियल पैरासाइट वो पैरासाइट होता है जो मिनिमम हार्म करता है अपने होस्ट को, और वो चाहता है कि हमारा होस्ट लंबे टाइम तक जिंदा रहे, इसी तरह से खाना खिलाते रहे। होस्ट को किल करना नहीं चाहता एक आइडियल पैरासाइट। लेकिन आप तो जानते ही हैं दुनिया में कुछ भी चीज आइडियल नहीं होता है। आपने केमिस्ट्री में इतना आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े होंगे, आज तक एक भी एग्जाम्पल नहीं पढ़ा होगा। तो मेरे से भी उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं कोई आइडियल पैरासाइट का एग्जाम्पल बताऊंगा। बस मैं बताता हूं कि आइडियल पैरासाइट वो होता है जो अपने होस्ट को मिनिमम हार्म करता है, और वो चाहता है कि हमारा होस्ट लंबे टाइम तक जिंदा रहे और हमें खाना देते रहे। ये आइडियल पैरासाइट। मैं कुछ पैरासाइट के टाइप डिस्कस करता हूं और उसको कैटेगराइज करता हूं पहले दो कैटेगरीज में। सबसे फर्स्ट है ट्रू पैरासाइट। ट्रू पैरासाइट बोलने का मतलब है ये फूड के लिए पैरासाइट होगा, ये फूड के लिए पैरासाइट होगा, तो इसको ट्रू पैरासाइट बोलते हैं। और इसमें सबसे फर्स्ट है, उसका नाम है टोटल पैरासाइट। इसी को हम लोग बोलते हैं होलो पैरासाइट, या इसी को कंप्लीट पैरासाइट। टोटल पैरासाइट है, इसी को होलो पैरासाइट या इसी को कंप्लीट पैरासाइट बोलते हैं। हमने मिनरल न्यूट्रिशन के लास्ट में पढ़ाया था कि पैरासिटिक रूट पेनिट्रेट द फ्लोएम ऑफ होस्ट प्लांट एंड ऑब्टेन फूड। फ्लोएम को पेनिट्रेट करके खाना ले जाता है, तो उसको कहते हैं टोटल पैरासाइट। कस्कुटा एक एक्सेप्शनल टोटल पैरासाइट है जिसमें हॉस्टेरियल रूट जो होता है जाइलम और फ्लोएम दोनों को पेनिट्रेट करता है, वाटर और मिनरल और फूड दोनों ले जाता है। बाकी जितने टोटल पैरासाइट है उसमें सिर्फ फ्लोएम को पेनिट्रेट करके फूड ले जाता है, वाटर मिनरल नहीं ले जाता है, जाइलम को पेनिट्रेट नहीं करता है, बस फ्लोएम को पेनिट्रेट करके खाना ले जाता है। इसका एग्जाम्पल तो हमने पहले भी जिक्र कर रखा है, फिर भी मैं एक दो एग्जाम्पल बोलता हूं इसका। टोटल पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है? कस्कुटा है, आर्सुथोबियम, ये दोनों टोटल स्टेम पैरासाइट, ये दोनों टोटल स्टेम पैरासाइट। कुछ रूट पैरासाइट है जैसे रफलेसिया है, ये सब रूट पैरासाइट। ये रूट से खाना चुराता है तो इसलिए रूट पैरासाइट कहते हैं। ये स्टेम से खाना चुराता है इसलिए इसको स्टेम पैरासाइट कहते हैं। तो ये सब टोटल पैरासाइट। फिर मैं देखता हूं, ऊपर से ही मिटा देता हूं, वो होगा टोटल पैरासाइट के बाद
पार्शियल पैरासाइट, या इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी पैरासाइट, या इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट है, इसी को सेमी पैरासाइट और इसी को इनकम्प्लीट पैरासाइट बोलते हैं। ये क्या है? तो हम लोग कहते हैं parasitic root penetrate the xylem of host plant and obtain water and mineral and synthesize their own food. वाटर और मिनरल को ऑब्टेन करता है, जाइलम को पेनिट्रेट करके फूड को नहीं ले जाता, वाटर और मिनरल को, तो उसी को पार्शियल पैरासाइट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग बात करते हैं विस्कम एल्बम है, लोरेंथस है, ये सब क्या है? पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। और जैसे हम लोग बात करते हैं सेंटेलम एल्बम है, एस्ट्रिगा, ये सब रूट पैरासाइट। ये दोनों रूट से वाटर मिनरल को ले जाता है और ये दोनों स्टेम से ले जाते हैं, तो इस सब को हम लोग टोटल और पार्शियल पैरासाइट बोलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या है? दोज पैरासाइट विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, होस्ट के बॉडी के बाहर से खाना ले जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एक्टोपैरासाइट। जैसे लीच है, लाइस है, टिक्स है, बग्स है। लीच, लाइस, टिक्स, बग्स, ये सब एक्टोपैरासाइट। पहले कुछ लोग कहते थे फीमेल मॉस्किटो, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक ने क्लियर लिखा है कि फीमेल मॉस्किटो को पैरासाइट नहीं बोलना चाहिए। फीमेल मॉस्किटो सैंग्विवोरस होती है, लेकिन फिर भी उसको पैरासाइट नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि फीमेल मॉस्किटो को एग ले करने के लिए प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन वार्म ब्लडेड एनिमल के बॉडी में मिलता है, तो एक्चुअली वो प्रोटीन लेने आई है, फिर वो एग ले करेगी, यानी अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वो प्रोटीन लेने आई है, इसलिए फीमेल मॉस्किटो को अब हम लोग पैरासाइट नहीं बोलते। तो हमने एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल लीच, लाइस, टिक्स, बग्स ये सब बोला। एक एंडोपैरासाइट होता है, दोज पैरासाइट विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, होस्ट के बॉडी के अंदर से खाना को ले जाता है। दोज पैरासाइट विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। इसका एग्जाम्पल होता है टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, प्लाज्मोडियम, ये सब एंडोपैरासाइट। आप लोग जूलॉजी में पढ़े होंगे पैरासिटिक एडाप्टेशन के लिए क्या होना चाहिए? बॉडी फिलामेंटस होना चाहिए, ब्रॉड नहीं होना चाहिए कि रेसिस्टेंस लाए, बॉडी फिलामेंटस होना चाहिए, थ्रेड जैसा होना चाहिए। दूसरी बात हम लोग कहते हैं जितने भी अननेसेसरी ऑर्गेन है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सेंस ऑर्गेन सब, ये सब उसमें एब्सेंट होना चाहिए। डेवलप क्या होना चाहिए? सकर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होना चाहिए। एंडोपैरासाइट होने के लिए बॉडी फिलामेंटस होना चाहिए, सारे अननेसेसरी ऑर्गेन, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गेन, ये सब एब्सेंट होना चाहिए। उसमें डेवलप क्या होना चाहिए? सकर्स, एंकोरेज के लिए, अटैचमेंट के लिए, और उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होना चाहिए। फिर आप लोग जानते होंगे कि एंडोपैरासाइट जो होते हैं ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, किसी के एक होस्ट होते हैं, किसी के दो होस्ट होते हैं, किसी का एक, दो से भी ज्यादा होस्ट होते हैं। जैसे हम लोग प्लाज्मोडियम की बात करते हैं, मलेरिया पैरासाइट की बात करते हैं, उसके 3 होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो है, और उसका रिजर्वाइड होस्ट मंकी है। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट के 3 होस्ट हैं, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो है, और रिजर्वाइड होस्ट मंकी। जैसे टेपवर्म टीनिया सोलियम की बात करते हैं, इसका 2 होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट पिग होता है और सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन होता है। टीनिया सेजनाटा की बात करते हैं, इसका प्राइमरी होस्ट कैटल होता है और सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन होता है। तो हम लोग कहते हैं ये होस्ट स्पेसिफिक सब भी होते हैं। और एक है सुपर पैरासाइट।
या इसी को बोलते हैं सुपर पैरासाइट, या इसी को हाइपर पैरासाइट कहते हैं। ये क्या है? तो पैरासाइट अपॉन पैरासाइट, पैरासाइट के ऊपर जो पैरासाइट होते हैं उसी को हम लोग सुपर पैरासाइट या हाइपर पैरासाइट बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल ऐसे देखिए, बैक्टीरियोफाज है, ये खाना कहां से लेगा? बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया कहां से? होस्ट सेल से। होस्ट सेल से खाना बैक्टीरिया ले, और बैक्टीरिया से बैक्टीरियोफाज इसी पे रहेगा, बैक्टीरिया पे। तो ये क्या हो जाएगा? पैरासाइट अपॉन पैरासाइट, पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट। जैसे हम लोग बात करते हैं कि ट्री है, उसके ऊपर बर्ड्स होती, यहां ऐसे लिख रहा हूं, जैसे ट्री है उसके ऊपर में बर्ड्स होती है। अब बर्ड्स के ऊपर में एक्टो पैरासाइट होता है। तो ये भी क्या है? सुपर पैरासाइट है। ट्री के ऊपर बर्ड है तो ये खुद ही पैरासाइट है, इसके ऊपर तो ये पैरासाइट, तो सुपर पैरासाइट। तो ये हमने 5 बताया, टोटल पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट, एक्टो, एंडो और सुपर पैरासाइट। ये सब ट्रू पैरासाइट है, खाने पीने के लिए पैरासाइट। अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो फॉल्स पैरासाइट, यानी फूड को छोड़ करके किसी और चीज के लिए पैरासाइट होगा। तो हम लोग बी नंबर वाला लिखते हैं, फॉल्स पैरासाइट। यानी ये खाने पीने के लिए नहीं होगा, फिजिकल प्रोसेस के लिए होगा। और इसमें सबसे फर्स्ट है सोशल पैरासाइट। सोशल पैरासाइट क्या है? तो हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज इंटरफेयर विथ ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर स्पीसीज एंड कॉजेज हार्म फॉर देयर ओन फिजिकल प्रोसेस। Organism of one species interfere with organism of other species and causes harm for their own physical process. Organism of one species interfere करता है organism of other species के साथ और उसको harm करता है अपने physical process के लिए, उसी को social parasite कहते हैं। और इसके कुछ टाइप होते हैं और उसी टाइप में सबसे फर्स्ट है ब्रूड पैरासाइट। इसी को हम लोग नेस्ट पैरासाइट भी बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या होता है? कुको, उसी को कोयल कहते हैं। अभी बताया था ना, ब्रूडिंग के लिए और नेस्ट मेकिंग के लिए कौवा के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो पैरासाइट है और कौवा क्या है? होस्ट है। तो ये ब्रूड पैरासाइट भी एक टाइप का सोशल पैरासाइट है और ये खाने के लिए नहीं है, इसीलिए फूड के लिए नहीं, इसलिए इसको फॉल्स पैरासाइट बोलते हैं। एक होता है स्पेस पैरासाइट, जगह के लिए पैरासाइट। इसका एग्जाम्पल होता है एपीफाइट है, जैसे ऑर्किड है, मैंगो के पेड़ के ऊपर रहता है तो जगह लेता है, स्पेस के लिए पैरासाइट। देखिए, ऑर्किड और मैंगो ट्री में अगर करेक्ट इकोलॉजिकल इंटरेक्शन पूछा जाए तो कॉमेंसलिज्म कहेंगे, वो नहीं मिले तो फॉल्स में पैरासिटिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि एक टाइप का फॉल्स पैरासाइट भी, जगह के लिए पैरासाइट। नेक्स्ट एग्जांपल है मेल बोनेलिया, मेल एंगलर फिश और फीमेल सिस्टोसोमा। एपीफाइट अदर ट्री के ऊपर में स्पेस के लिए, जगह के लिए पैरासाइट। मेल बोनेलिया फीमेल बोनेलिया के यूटेरस में रहता है। मेल बोनेलिया का बॉडी साइज छोटा होता है, एनेलिडा फाइलम का एनिमल है, एनेलिडा का एनिमल है, मेराइन वर्म बोलते हैं, मेरीन वर्म है ये बोनेलिया।
और इसमें इन्वायरमेंटली कंट्रोल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। मैं अभी वो सब तो नहीं बताऊंगा, बस ये कहूंगा कि मेल बोनेलिया फीमेल के यूटेरस में रहता है, जगह लेता है, तो इसलिए पैरासाइट। मेल एंगुलर फिश फीमेल के सर के ऊपर, हेड के ऊपर होता है। मेल एंगुलर फिश फीमेल के हेड के ऊपर होता है, जगह लिया तो पैरासाइट। फीमेल सिस्टोसोमा मेल के गाइनेकोफोरल कैनाल में रहता है, मेल के गाइनेकोफोरल कैनाल में रहता है। स्पेस के लिए ये सब पैरासाइट है, इसलिए इसको स्पेस पैरासाइट बोलते हैं। एक है सेक्स पैरासाइट। सेक्स पैरासाइट क्या है? तो हम लोग कहते हैं वन सेक्स डिपेंड ऑन अदर सेक्स फॉर देयर ऑन फिजिकल प्रोसेस। सेक्स बोलने का मतलब मेल और फीमेल से। वन सेक्स डिपेंड ऑन अदर सेक्स फॉर देयर ऑन फिजिकल प्रोसेस। एक सेक्स दूसरे सेक्स के ऊपर डिपेंड करता है अपने फिजिकल प्रोसेस के लिए, उसी को कहते हैं सेक्स पैरासाइट। जिसका एग्जाम्पल क्या है? मेल बोनेलिया फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है जगह के लिए, स्पेस के लिए। मेल एंगुलर फिश फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है किसके लिए? जगह के लिए। फीमेल सिस्टोसोमा मेल के ऊपर डिपेंड करता है, फीमेल सिस्टोसोमा मेल के ऊपर डिपेंड करता है जगह के लिए, मेल के गाइनेकोफोरल कैनाल में होता है। और फीमेल बाया बर्ड है, मेल के ऊपर डिपेंड करती है नेस्ट मेकिंग के लिए। मेल बाया नेस्ट बनाता है, तो मेल के ऊपर डिपेंड करता है नेस्ट मेकिंग के लिए। तो हम लोग कहते हैं ये सब क्या है? सेक्स पैरासाइट। यानी इपीफाइट जो है वो स्पेस पैरासाइट है, और ये जो तीन दिख रहा है ये स्पेस पैरासाइट भी है और सेक्स पैरासाइट भी है। बाया जो है सिर्फ सेक्स पैरासाइट है। तो ये हमने 4 लिखा है सेक्स पैरासाइट में। इसी के साथ ये पैरासिटिज्म खत्म होता है, और हम लोगों को 7th नंबर में जानना है इसके व्यंजन। इसके व्यंजन, इसको डिनोट करते हैं प्लस और जीरो से। इसके व्यंजन है, इसको डिनोट करते हैं प्लस और जीरो से। ये क्या है? तो सच टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन इन विच organism of one species obtain food from dead body of organism of other species to clean the area. Dead body of organism of other species to clean the area. Dead body को खा करके एरिया को क्लीन करता है। तो डेड बॉडी है तो पहले से जीरो, उसको खा करके एरिया को क्लीन करता है, तो उसको कहते हैं स्कैवेंजर। जिसका एग्जाम्पल क्या है? जैकल है, हाइना है, फॉक्स है, डॉग है, क्रो है, ईगल है, वल्चर। ईगल क्या है? चील है। वल्चर क्या है? गिद्ध है। क्रो क्या है? कौवा है। जैकल, हाइना, फॉक्स ये सब क्या है? स्कैवेंजर। डॉग भी स्कैवेंजर, मरे हुए जानवर को खा करके एरिया को साफ करता है, तो ये सब स्कैवेंजर। 8 नंबर में है प्रीडेशन। इसको डिनोट करते हैं प्लस और माइनस। प्रीडेशन क्या है? तो कहते हैं सच टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन इन विच organism of one species can capture, kill and consume. Capture, kill and consume the organism of other species. यानी प्रीडेटर प्रे को क्या करता है? कैप्चर करता है, किल करता है और कंज्यूम कर जाता है, तो उसी को प्रीडेशन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो हम लोग कहते हैं प्रीडेशन का एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल तो हम लोग कहते हैं कि ऑल एनिमल एक्सेप्ट पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइटिक एनिमल या सेप्रोजोइक, या जिसको हम लोग स्कैवेंजर कहते हैं। सारे एनिमल पैरासिटिक और स्कैवेंजर को छोड़ करके वो सब प्रीडेशन शो करता है। दूसरा हम लोग एग्जांपल देते हैं प्रीडेशन का, कार्निवोरस एनिमल। जब भी प्रीडेशन की बात करते हैं हमारे दिमाग में कार्निवोरस एनिमल ही आता है, लायन, टाइगर, चीता, प्यूमा, जगुआर वगैरह सब। तो ये सब क्या है? प्रीडेटरी एनिमल है, कार्निवोरस एनिमल। थर्ड एग्जाम्पल है प्रीडेटरी बर्ड, वो बर्ड जो प्रीडेशन करती है, जैसे ईगल।
दूसरे छोटे बर्ड को मार करके खा भी जाती है। ईगल मरे हुए जानवर को भी खाती है और दूसरे को मार करके भी खाती है। तो ईगल है, वल्चर है, आउल है, ये सब क्या है? प्रीडेटरी बर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड एनिमल। इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड एनिमल वो भी प्रीडेशन करती है। आपने देखा होगा स्पैरो जो होती है ग्रास होपर सबको खा जाती है, इंसेक्ट को खाती है। तो इंसेक्टिवोरस एनिमल है तो वो भी प्रीडेशन शो करती है। फिर हम लोग कहते हैं कि व्हेन हर्बीवोर इनगल्फ होल प्लांट इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्रीडेशन। हर्बीवोर अगर होल प्लांट को इनगल्फ कर गया तो ये भी एक टाइप का क्या है? प्रीडेशन है। अगर कोई हर्बीवोर पूरे प्लांट को खा गया तो वो भी क्या है? प्रीडेशन। और फिर कहते हैं स्पैरो ईटिंग ऑन ग्रेन इज ऑल्सो नो लेस देन प्रीडेशन। स्पैरो ईटिंग ऑन ग्रेन इज ऑल्सो नो लेस देन प्रीडेशन। गोरैया ग्रेन खा रही है तो ये भी प्रीडेशन से कम नहीं है, क्योंकि ग्रेन से पूरा प्लांट बनता है, उस पूरे प्लांट को ही खा गई है, तो ये भी किसी प्रीडेशन से कम नहीं है। तो हमने आपसे टोटल 6 एग्जाम्पल जिक्र किया प्रीडेशन का। ऑल एनिमल एक्सेप्ट पैरासिटिक एंड स्कैवेंजर एनिमल। दूसरा हमने बोला कार्निवोरस एनिमल। तीसरा है प्रीडेटरी बर्ड, जैसे ईगल हुआ, हॉक हुआ, आउल हुआ, ये सब प्रीडेटरी बर्ड है। इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड एनिमल है। Herbivore engulf whole plant, it is also a type of predation, and a sparrow eating on grain is also no less than predation। तो ये सब हमने बात। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि प्रीडेटर आर प्रूडेंट इन नेचर। प्रीडेटर आर प्रूडेंट इन नेचर। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, चालाक, बुद्धिमान, समझदार, ये सब जो भी कह सकते हैं। प्रीडेटर जो होता है प्रूडेंट नेचर का होता है। अगर प्रे ज्यादा होता है तो प्रीडेटर अपना फीडिंग रेट बढ़ा लेता है। अगर प्रे का नंबर कम हो जाता है तो प्रीडेटर अपना फीडिंग रेट कम कर लेता है, क्योंकि प्रीडेटर जानता है कि अगर प्रे एक्सटिंक्ट हो गया तो प्रीडेटर को भी एक्सटिंक्ट होना पड़ेगा। प्रे एक्सटिंक्ट हो गया तो प्रीडेटर को एक्सटिंक्ट होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं प्रीडेटर जो होते हैं वो प्रूडेंट नेचर के होते हैं। फिर लोग कहते हैं रोल ऑफ प्रीडेशन। प्रीडेशन का क्या रोल है? तो हम लोग कहते हैं इसका 4 रोल है। फर्स्ट रोल है इट हेल्प इन एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। किस चीज में? एनर्जी फ्लो में हेल्प करता है। ग्रास को डियर खाया, डियर को टाइगर खाया, प्रीडेशन से ही एनर्जी फ्लो। ग्रास को इंसेक्ट खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग खाया, फ्रॉग को स्नेक खाया, स्नेक को हॉक खाया, प्रीडेशन से ही एनर्जी का फ्लो होता है इकोसिस्टम में। तो हमने बताया इट हेल्प इन एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। सेकेंड है it help in maintenance of prey population under control। it help in maintenance of prey population under control। प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल में बना के रखता है। दैट इज इन एब्सेंस ऑफ प्रीडेशन प्रे पॉपुलेशन इंक्रीजेज वेरी रैपिडली। प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल में बना के रखता है। दैट इज इन एब्सेंस ऑफ प्रीडेशन प्रे पॉपुलेशन इंक्रीजेज वेरी रैपिडली। प्रीडेशन नहीं होगा तो प्रे का पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं इन ऑस्ट्रेलिया रैबिट पॉपुलेशन इंक्रीजेज वेरी रैपिडली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कार्निवोर। हमने पहले भी जिक्र किया था ना कि पहले अर्थ एक ही लैंड मास था, बाद में सेपरेट हुआ 2 में, एक का नाम लोरेशिया, एक का नाम गोंडवाना था। जिस पर मार्सुपियल गया, कंगारू गया, उससे ऑस्ट्रेलिया बना। जिस पर कार्निवोर आया उससे अदर कॉन्टिनेंट बने, यानी ऑस्ट्रेलिया में कार्निवोर नहीं रहा। तो रैबिट को किसी ने खाया नहीं, रैबिट का प्रीडेशन नहीं हुआ, तो रैबिट का पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में काफी तेजी से बढ़ गया। प्रीडेशन नहीं होने से प्रे का पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ा। इन न्यूजीलैंड पॉपुलेशन ऑफ रेड फॉक्स इंक्रीजेज वेरी रैपिडली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ carnivore, top carnivore। In New Zealand, population of red fox increases very rapidly due to absence of top carnivore। न्यूजीलैंड में रेड फॉक्स ही सबसे बड़ा कार्निवोर था, उसको किसी ने खाया नहीं। लायन और टाइगर होता, टॉप कार्निवोर होता, तो इंटरफेरेंस कंपटीशन से भी तो सफर करता।
तो यहाँ रेड फॉक्स को कोई कंपटीशन नहीं हुआ, इसलिए उसका पॉपुलेशन काफी तेजी से इंक्रीज हुआ। तो प्रीडेशन नहीं होने से प्रे का पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ जाता है। थर्ड है, इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी in a biotic community. It help in maintenance of biodiversity in a biotic community. प्रीडेशन जो है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आप कहेंगे बायोडाइवर्सिटी को प्रीडेशन कैसे मेंटेन कर सकता है, मैं बताता हूं। इन इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पिसास्टर इज एन इंपॉर्टेंट प्रीडेटर। If practically all starfish are removed from such area, then more than 10 species of invertebrate become extinct within 1 year. Intertidal community of American Pacific coast पे स्टारफिश पिसास्टर एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर थे। वो हर एक स्पीसीज के मेंबर को खा करके सबका पॉपुलेशन कम किए हुए थे। लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट में पिसास्टर को वहां से निकाल दिया, तो देखा गया मोर देन 10 स्पीसीज इनवर्टिब्रेट का एक्सटिंक्ट हो गया ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, वो भी 1 साल के अंदर। पिसास्टर के निकालने से क्या हुआ, हर एक स्पीसीज का पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ा और आपस में कॉम्पीट करके 10 से ज्यादा स्पीसीज 1 साल के अंदर में ही एक्सटिंक्ट हो गए। तो प्रीडेशन नहीं होता है तो बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन नहीं होता है, यानी प्रीडेशन हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ए बायोटिक कम्युनिटी। और फोर्थ है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट इज बेस्ड ऑन प्रीडेशन। बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है पेस्ट का वो भी प्रीडेशन पे ही बेस्ड होता है। अब इसके भी मैं 5 एग्जांपल आपको बताता हूं। इन ऑस्ट्रेलिया prickly pear apunsia is controlled by cactus feeding insect Cactoblastis। 1920 की बात बता रहा हूं, यानी आज से 100 ईयर पहले की बात बता रहा हूं, 100 ईयर पहले की बात बता रहा हूं, 1920 की बात। किसी ने अपुंसिया को ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, उसमें येलो और व्हाइट कलर के इतने बड़े फ्लावर आते हैं, उसको अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया में लगा दिया और अपुंसिया का इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ, एग्रीकल्चरल लैंड में भी अपुंसिया ग्रो करने लगा। लोग काट करके फेंक देते, जहां पे फेंकते वहीं पर ग्रो करने लगता और हर जगह अपुंसिया ग्रो करने लगा था ऑस्ट्रेलिया में। फिर लोगों ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में अपुंसिया को कंट्रोल करने के लिए एक इंसेक्ट को छोड़ा गया, उसका नाम था कैक्टोब्लास्टिस, हालांकि उसको कॉक्सिनियल इंसेक्ट भी बोलते हैं। उसने अपुंसिया को खूब खाया और तब जाकर के अपुंसिया का पॉपुलेशन कम हुआ। यानी प्रीडेशन बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है पेस्ट का। फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल जिक्र करते हैं। इन न्यूजीलैंड नहीं, हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि इन मॉरिशस रेड लोकस्ट इज कंट्रोल्ड बाय मैना। इन मॉरिशस रेड लोकस्ट इज कंट्रोल्ड बाय मैना। रेड लोकस्ट होता है, इतना छोटा सा ग्रास होपर जैसा होता है, उसको मैना ने कंट्रोल किया। अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और उन्होंने ही मैना गिफ्ट किए थे मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर को और वहां पे मैना पाला गया। उन्होंने मैना ने लोकस्ट को खा करके पॉपुलेशन को कम किया, यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रीडेशन से। फिर हम लोग कहते हैं रेड एंट इज कंट्रोल बाय वुड पीकर। लाल वाली चींटी को कौन कंट्रोल किया है, वुड पीकर ने खा करके। आप लोग देखेंगे वुड पीकर एक बर्ड होती है, वुडलैंड के एड में भी पहले आती थी। वो बार को उखाड़ती है अपने बीक से, उसके अंदर छुपे हुए इंसेक्ट सबको खाती है, तो हम लोग कहते हैं वो भी। मॉस्किटो लार्वा इज कंट्रोल बाय गैम्बूसिया फिश। मॉस्किटो के लार्वा को कौन खाता है, गैम्बूसिया फिश, मछली जो होती है गैम्बूसिया वो खाती है। और फिर हम लोग कहते हैं इकॉर्निया इज कंट्रोल बाय ग्रास कार्प फिश।
ग्रास कार्प फिश इकोर्निया को खा करके पॉपुलेशन को कम करता है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट में हमने आपसे 5 एग्जाम्पल जिक्र किया, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। इन ऑस्ट्रेलिया प्रिकली पियर अपुंसिया इज कंट्रोल बाय कैक्टस फीडिंग इंसेक्ट कैक्टोब्लास्टिस, उसी को कॉक्सिनियल इंसेक्ट भी बोलते हैं। फिर है इन मॉरिशस रेड लोकस्ट इज कंट्रोल बाय मैना, रेड एंट इज कंट्रोल बाय वुड पीकर, मॉस्किटो लार्वा इज कंट्रोल बाय गैम्बूसिया फिश और इकोर्निया इज कंट्रोल बाय ग्रास कार्प फिश। ये सब बायोलॉजिकल कंट्रोल है प्रीडेशन। फिर हम लोग बात करते हैं कि प्लांट का प्रीडेशन बहुत आसान है। एनिमल तो भाग भी सकता है, छुप भी सकता है, प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है। प्रीडेशन ऑफ प्लांट इज वेरी इजी बिकॉज अनलाइक एनिमल प्लांट कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम प्रीडेटर। Predation of plant is very easy because unlike animal, plant cannot move away from predator. Therefore, plant develop various types of defense mechanism to protect from predation. प्लांट भाग नहीं सकता है, छुप नहीं सकता है, लेकिन किसी को अंडर एस्टिमेट करना सही बात नहीं। प्लांट ने भी बहुत तरह के डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप किया है जो प्रीडेशन से उसकी रक्षा करता है, प्रीडेशन से बचाता है। Many plant produces thorn, spine, which protect from predation. बहुत सारे प्लांट अपने में थॉर्न बना लेता है, स्पाइन बना लेता है, जिससे कोई भी ग्रेजिंग एनिमल उसे खाने का हिम्मत नहीं करता है। तो थॉर्न और स्पाइन से प्रीडेशन करता है। फिर हम लोग कहते हैं मेनी प्लांट प्रोड्यूसेस सम हार्मफुल केमिकल लाइक थाइन, कैफीन, निकोटीन, रेसरपाइन, म्यूकस, लेटेक्स, टेनिन, इस तरह से, which protect plant from predation. टोबैको के लीफ में निकोटीन होता है, कोई भी जानवर उसको खाता नहीं क्योंकि उसे पता है टोबैको च्यूइंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो हम लोग कहते हैं उसके अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल है जिसके वजह से प्रीडेशन नहीं होता। कैलोट्रोपिस प्रोड्यूसेज ए हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस कार्डियोग्लाइकोसाइड व्हिच प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम प्रीडेशन। आपने कैलोट्रोपिस के लीफ को देखा होगा, जब उसको तोड़ते हैं तो व्हाइट कलर का मिल्क निकलने लगता है और उसी में एक सब्सटेंस होता है कार्डियोग्लाइकोसाइड। कार्डियोग्लाइकोसाइड होते हैं। अगर कोई ग्रेजिंग एनिमल उस लीफ को खा लिया ना तो उसका हार्ट का एक्टिविटी तुरंत खत्म हो जाता है, रुक जाता है और एनिमल का डेथ हो जाता है, लेकिन कोई भी एनिमल उसको नहीं खाता है। तो हम लोग कहते हैं कि उस प्लांट ने अपने अंदर डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कार्डियोग्लाइकोसाइड लाया है जो प्लांट की रक्षा करता है प्रीडेशन। मैंने क्या बोला कि बहुत सारे प्लांट अपने अंदर थॉर्न और स्पाइन लाया है जो प्रीडेशन से बचाता है। बहुत सारे प्लांट अपने अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल जैसे एलोवेरा में म्यूकस है, टेनिन है, लेटेक्स है, ये सब थाइन, कैफीन, निकोटीन ये सब लाया है, हार्मफुल केमिकल है वो प्रीडेशन से बचाता है। बहुत सारे प्लांट जो है वो स्पाइन सब से, कैलोट्रोपिस कार्डियोग्लाइकोसाइड बना करके प्रीडेशन से रक्षा करता है, खुद को बचाता है। एक मोनार्कियल बटरफ्लाई होता है। मोनार्कियल बटरफ्लाई ऑब्टेन ए हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम मिल्कवीड ड्यूरिंग लार्वल डेवलपमेंट व्हिच प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेशन। मोनार्कियल बटरफ्लाई होती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, फ्रॉग को, स्नेक को, बर्ड को बहुत पसंद है। वो मोनार्कियल बटरफ्लाई अपने एग को ले कर देती है मिल्कवीड पे। जो लार्वा होते हैं वो एक्टिव फीडिंग स्टेज होते हैं, वो मिल्कवीड को खाते हैं जिसकी वजह से उसके बॉडी में पॉइजन आ जाता है और उसका बॉडी कलर ब्लू कलर और ब्लैक कलर का हो जाता है। फिर उसे कोई भी बर्ड नहीं खाती है। मान लीजिए कोई बर्ड गई खाने के लिए, देख रही है तो ब्लू वाला है, खाए तो हम भी मर जाएंगे क्योंकि उसके अंदर पॉइजन है जो प्रोटेक्ट किया है प्रीडेशन से। ये एक टाइप का ना मिमिक्री है। तो हमारे सिलेबस में तो एक ही मिमिक्री है, लेकिन फिर भी हमने आपको बताया। तो हमने बताया कि प्लांट का प्रीडेशन आसान है क्योंकि भाग नहीं सकता है, छुप नहीं सकता है एनिमल के जैसे, लेकिन फिर भी उसने बहुत तरह के डिफेंस मैकेनिज्म ला करके खुद को सेव किया। मोनार्कियल बटरफ्लाई भी अपने अंदर एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस लाता है लार्वल डेवलपमेंट के टाइम मिल्कवीड से, जो प्रीडेशन से रक्षा करता है। मैं एक ऐसे लिख देता हूं मिमिक्री, डिफिनेशन बस जिक्र करूंगा, बाकी आप ज़ूलॉजी में पढ़िएगा मिमिक्री। मिमिक्री क्या है? तो हम लोग कहते हैं इट इज सुपरफिशियल
but very close resemblance of organism of one species with organism of other species. It is superficial but very close resemblance of organism of one species with organism of other species और नेचुरल ऑब्जेक्ट। सुपरफिशियल ही है लेकिन काफी क्लोज रिजेम्बलेंस है ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर स्पीसीज के साथ या किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसी को मिमिक्री कहते हैं। जो मिमिक्री करता है उसको मिमिक कहते हैं और जिसका किया जाता है उसको मॉडल कहते हैं, और मिमिक और मॉडल के बीच के रिलेशन को मिमिक्री कहते हैं। जो मिमिक्री करता है उसको मिमिक बोलते हैं, जिसका किया जाता है उसको मॉडल बोलते हैं, और मिमिक और मॉडल के बीच के रिलेशन को मिमिक्री कहते हैं। आप ये काफी डिटेल में पढ़िएगा जूलॉजी में। तो ये जो था ये इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन था दो डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में। तो अपने सिलेबस में तो यही है, लेकिन मैं फिर भी आपको इंट्रा स्पेसिफिक का भी थोड़ा सा जिक्र करता हूं। इंट्रा-स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ ए कम्युनिटी, एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन। और इसमें भी सबसे फर्स्ट आएगा, उसका नाम होगा मैटिंग, या इसी को ब्रीडिंग बोलते हैं। ये भी दो होता है, सीजनल ब्रीडर और रेगुलर ब्रीडर। मैटिंग है या इसी को ब्रीडिंग बोलते हैं, ये भी दो होता है। सीजनल ब्रीडर प्रॉपर सीजन में ब्रीड करेगा, रेगुलर ब्रीडर सालों भर ब्रीड करते हैं। सीजनल ब्रीडर में मोस्ट ऑफ बर्ड होती है, फिश होती है, स्नेक होती है, डॉग भी सीजनल ब्रीडर होता है, साल में 2 बार ब्रीड करता है। रेगुलर ब्रीडर ह्यूमन है, कैटल है, ये सब जो होते हैं, मंकी है, ये सब रेगुलर ब्रीडर होते हैं। वो एनिमल जो डोमेस्टिकेशन में आ जाए, जिसको पालने लगते हैं ना, वो रेगुलर ब्रीडर में चेंज हो जाता है। ये सब हमने बताया ब्रीडिंग। ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है, वरना मैं सब डिटेल में बताता, सबका एग्जाम्पल भी लिखाता। सेकंड है पेरेंटल केयर, पापा मम्मी होने का फर्ज निभाना। ये भी दो होता है, एक का नाम होता है केयर ऑफ एग और एक होता है केयर ऑफ यंग वन। पेरेंटल केयर है, कोई अंडे को केयर करता है, कोई बच्चे को केयर करता है, कोई दोनों को केयर करता है। किसी का मेल करता है, किसी का फीमेल करता है, किसी का दोनों सेक्स करता है। ज्यादातर बर्ड का मेल और फीमेल, अंडे और बच्चे दोनों को केयर करती है। कोयल ही ऐसी बर्ड है जो ना अंडे को केयर करती है ना बच्चे को केयर करती है। आप लोग जानते होंगे फीमेल कंगारू जो होती है मार्सुपियल, वो इमेच्योर्ड बच्चे को अपने मार्सुपियल पॉल्च में रखती है, मैच्योर्ड होने पे बाहर निकालती है, यानी मम्मी होने का फर्ज निभाती है। आप लोगों को पता होगा कि मेल पेंगुइन जो होते हैं अपने अंडे को एक पेड़ पे लेकर के 15-16 डे तक खड़े रहते हैं, पापा होने का फर्ज निभाते हैं। अंडे को अपने एक पेड़ पे लेकर के खड़े रहते हैं। तो हम लोग कहते हैं, फ्रॉग जो होते हैं वो अंडे को जेली लाइक कवरिंग से बनाते हैं, उसको एस्पार्ज बोलते हैं, उसको अपने थाई में लपेट करके मेल फ्रॉग रखता है, पापा होने का फर्ज निभाता है। ये सब पेरेंटल केयर है। एक होते हैं ग्रुप फॉर्मेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेशन, ग्रुप फॉर्मेशन। बहुत सारे एनिमल ना ग्रुप में रहते हैं, और वो भी दो तरह का होता है, एक का नाम होता है कॉलोनियल और एक का नाम होता है एग्रीगेशियस। दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं? एग्रीगेशियस में एक मेंबर दूसरे का मदद नहीं करते हैं, जैसे डियर का झुंड है, तो वो बस झुंड में रहते हैं,
एक मेंबर दूसरे का हेल्प नहीं करते। अगर डियर के झुंड में आप एक डियर को पकड़ने के लिए जाओ, पकड़ भी लो, बाकी सारे डियर भाग जाएंगे, तो वो एग्रीगेशन। एक कॉलोनियल होता है जिसमें एक मेंबर दूसरे का मदद करता है, जैसे मंकी का ग्रुप होता है, उसको कहते हैं कॉलोनियल। आप एक मंकी को पकड़ने के लिए जाओ, पूरा मंकी का ट्रूप अटैक करेगा। एलिफेंट के ग्रुप में आप एक एलिफेंट को टच करके देखिए, पूरा एलिफेंट का ग्रुप लड़ेगा। हनी बी में एक हनी बी को टच करके देखिए, पूरे हनी हाइव आपसे लड़ाई करेगा। तो हम लोग कहते हैं ये सब कॉलोनियल है, एक मेंबर दूसरे का हेल्प करते हैं। हालांकि हर एक एनिमल के ना ग्रुप का भी नाम होता है, जैसे कि अभी बोला मंकी के ग्रुप को हम लोग ट्रूप बोलते हैं, बर्ड के झुंड को फ्लॉक बोलते हैं, इंसेक्ट के झुंड को लोकस्ट बोलते हैं, चींटी के झुंड को मिलिट्री नहीं तो आर्मी बोलते हैं, चींटी के झुंड को मिलिट्री नहीं तो आर्मी बोलते हैं। ये सब। कुछ एनिमल सोलेटरी होते हैं। सोलेटरी का मतलब होता है एनिमल विच लिव अलोन, अकेला रहता है, जिसका एग्जाम्पल होता है टाइगर, स्पाइडर, ये सब सोलेटरी होता है। फीमेल आती है, मैटिंग करती है, चली जाती है, फिर वो अकेले ही रहता है पूरी जिंदगी, तो उसको कहते हैं सोलेटरी। एक होता है मोनोगेमस। मोनोगेमस क्या होता है? इंडिविजुअल हैविंग फिक्स्ड पार्टनरशिप, दैट इज वन मेल लिव विथ ओनली वन फीमेल। इंडिविजुअल हैविंग फिक्स्ड पार्टनरशिप, दैट इज वन मेल लिव विथ ओनली वन फीमेल, तो उसको कहते हैं मोनोगेमस। जिसका एग्जाम्पल होता है स्वान, हंस, व्हाइट हेडेड गिब्बन, सफेद सर वाला गिब्बन, और फॉक्स, ये सब ना मोनोगेमस है, इसमें फिक्स्ड पार्टनरशिप। एक होता है पॉलीगेमस, वन मेल लिव विथ मोर देन वन फीमेल और वाइस वर्सा। एक मेल एक से ज्यादा फीमेल के साथ रहता है और वाइस वर्सा, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलीगेमस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, जैसे लायन होता है, मंकी होता है, जेब्रा होता है, सील होता है, ये सब होते हैं पॉलीगेमस। हालांकि डॉग में और रैट में कोई फिक्स्ड पार्टनरशिप नहीं होता। अब इसी में होता है एक लीडरशिप। दो तरह का लीडरशिप होता है, एक का नाम होता है मैट्रियार्ची और एक का नाम पैट्रियार्ची। मैट्रियार्ची क्या होता है? लीडर ऑफ ग्रुप इज फीमेल। अगर ग्रुप का लीडर फीमेल है तो वो है मैट्रियार्ची। जैसे हनी बी का लीडर क्वीन होती है, फीमेल होती है। जैसे एलिफेंट के ग्रुप का लीडर फीमेल एलिफेंट होती है, तो वो क्या है? मैट्रियार्ची। पैट्रियार्ची क्या होता है? लीडर ऑफ ग्रुप इज मेल, ग्रुप का लीडर मेल है। जैसे जेब्रा हुआ, लायन हुआ, सील हुआ, इस सब के ग्रुप का लीडर मेल होता है, तो इस सबको हम लोग कहते हैं पैट्रियार्ची। फोर्थ नंबर में है अल्टुरिस्टिक बिहेवियर। अल्टुरिस्टिक बिहेवियर क्या है? तो हम लोग कहते हैं इट इज सैक्रिफिशियल बिहेवियर शोन बाय ऑर्गेनिज्म ऑफ मेनी डिफरेंट स्पीसीज। इट इज sacrificial behavior shown by organism of many different species। सेक्रीफाई करने का मतलब तो कुर्बान और बलिदान दे देना। इसका एग्जांपल बता रहा हूं। ओल्ड स्पॉटेड डियर कम इन पाथ ऑफ टाइगर टू प्रोटेक्ट यंग वन ऑफ देयर ग्रुप। जब डियर के झुंड के ऊपर में टाइगर अटैक करता है, तो एक बूढ़ा वाला डियर, स्पॉटेड डियर, ओल्ड स्पॉटेड डियर उस टाइगर के सामने जिगजैग दौड़ता है, मुझे खा लो, मेरे बच्चे को जाने दो। वो बूढ़ा वाला टाइगर भाग सकता था, लेकिन अपने बच्चों के खातिर अपनी जान को कुर्बान करता है, तो उसको कहते हैं अल्टुरिस्टिक बिहेवियर है, सैक्रिफिशियल बिहेवियर है, अपने बच्चों के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, हनी बी वर्कर कम इन पाथ ऑफ प्रीडेटर टू प्रोटेक्ट क्वीन। कोई बर्ड है, वो क्वीन को खाने वाली है, तो वहां दुनिया भर के वर्कर उड़ करके आ जाती है कि हमें खा लो, उस क्वीन को जाने दो। उस क्वीन के खातिर वर्कर अपनी जान को कुर्बान करता है, सेक्रीफाई करते हैं, तो इसको कहते हैं अल्टुरिस्टिक बिहेवियर। और इसमें एक होता है मास सुसाइड, मास अमाउंट में सुसाइड करना। मास सुसाइड कौन करता है? लैमिंग। लैमिंग क्या है? रोडेंट क्लास है, मैमल सुपर क्लास। रोडेंट है, मैमल है, और इसके घर में बच्चे ज्यादा हो गए, फूड कम स्टोर किया, बच्चे ज्यादा हो गए, फूड कम हो गया, लगा इतने कम फूड में सबका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है,
तो ये लैमिंग अपने बच्चों की जिम्मेवारी कुछ एडल्ट पे दे करके बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ जो लैमिंग है एक साथ पानी में कूद करके सुसाइड कर देते हैं। फूड कम था, बच्चे ज्यादा हो गए, उतने कम खाना पे सबका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था, तो उस बच्चों की जिम्मेवारी कुछ एडल्ट पे दे करके बाकी सारे एडल्ट और ओल्ड एक साथ पानी में कूद करके सुसाइड करता है, इसलिए उसको कहते हैं मास सुसाइड करता है। आप लोग असम का एक विलेज हुआ करता था, नाम था जटिंगा, आज वो फेमस बना हुआ है बर्ड सुसाइड पॉइंट के लिए, क्योंकि वहां मानसून में बर्ड सुसाइड करती है। फूड कम हो गया, बच्चे ज्यादा बर्थ ले लिए, तो बर्ड को लगा इतने खाना में सबका पॉसिबल तो है नहीं, तो बर्ड झुंड में उड़ करके आती है, पहाड़ से टकरा करके वहीं मर करके गिर जाती है। पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए कि बर्ड सुसाइड कैसे करती है। तो जटिंगा जो है आज के दिन में फेमस है बर्ड सुसाइड पॉइंट में। तो हम लोग ना, हम अपने बुक में मास सुसाइड का एक ही एग्जांपल लैमिंग दिया होता है, तो हम लोग इसी की बात करते हैं। और एक आखिरी है कैनाबिलिज्म। कैनाबिलिज्म का मतलब होता है ईटिंग ऑफ देयर ऑन स्पेसीज, अपने ही स्पेसीज के मेंबर को खा जाना, उसी को कैनाबिलिज्म कहते हैं। कौन करता है? मेनी फिश, मेनी स्नेक, ब्लैक विडो स्पाइडर। बहुत सारी फिश, बहुत सारे स्नेक और ब्लैक विडो स्पाइडर, उसको हम लोग विधवा मकड़ी भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक विडो स्पाइडर। मैटिंग करने के बाद फीमेल मेल को खा जाती है। मैटिंग के बाद फीमेल मेल को खा जाती है, तो वो विडो हो गई, ब्लैक कलर होगा तो ब्लैक विडो स्पाइडर। तो ये सब कैनाबिलिज्म शो करते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रा यूट्राइन कैनाबिलिज्म इज शोन बाय, आंसर होता है शार्क। शार्क विविपेरस होता है, इमेच्योर बच्चे को बर्थ देता है, वो भी मुंह से बर्थ देते हैं। उसका यूटेरस ना माउथ से नीचे होता है, तो वो क्या करता है, इमेच्योर्ड बच्चे को मुंह में ले आता है और फिर उसको एलिमेंट्री कैनाल में यू टर्न दे देता है। तो हम लोग कहते हैं इंट्रा यूट्राइन कौन शो करते हैं? शार्क। इसी के साथ ये सारे इंटरेक्शन खत्म होता है। इसी के साथ आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वो पूरा कंप्लीट होता है। आप रिवीजन करेंगे, एनसीईआरटी बुक सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।